स्वागत। आज हम हिंदी भाषा और साहित्य के लंबे और दिलचस्प सफर पर बात करने वाले हैं। जी, और ये इस पूरी कहानी को समझने में हमारी मदद करेंगे, कैसे भाषा बदली और कैसे साहित्य ने अलग अलग दौर में समाज का आईना दिखाया। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से हिंदी के जन्म से लेकर आज तक के अहम पड़ावों, खास धाराओं और कवियों लेखकों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसकी जड़ें कहाँ हैं? देखिए, हिंदी का मूल स्रोत तो संस्कृत ही है ना। लगभग 1500 ईसा पूर्व में जब आर्य भारत आए तो वैदिक संस्कृत का विकास हुआ। लेकिन भाषा कभी एक जगह ठहरती नहीं है ना। मतलब जैसे जैसे ये फैली, स्थानीय संस्कृतियों, शायद द्रविड़ जैसी से मिली और नई बोलियां बनने लगी। बिल्कुल, और ये बदलाव धीरे धीरे हुआ। संस्कृत से बनी पाली, जिसमें बौद्ध ग्रंथ मिलते हैं। अच्छा, पाली। हाँ, फिर आई प्राकृत, जिसके कई रूप थे, जैसे शौरसेनी, मागधी। करीब 7 रूप। 7 रूप, वाह जी। प्राकृत से ही निकली अपभ्रंश, और इसी अपभ्रंश से लगभग 1000 ईस्वी के आसपास आप कह सकते हैं पुरानी हिंदी की झलक दिखने लगी। ये दिलचस्प है कि शुरुआत में ये अपभ्रंश के काफी करीब थी। हाँ बिल्कुल, इसे अपना अलग रूप लेने में करीब 500 साल लगे, और इस बीच वो फारसी, तुर्की, पश्तो जैसी भाषाओं का भी असर पड़ा। अच्छा, भारी प्रभाव भी साथ साथ चल रहा था। जी, और जब भाषा अपना रूप ले रही थी तब साहित्य भी आकार ले रहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए उसे 4 कालों में बांटा है, जो बहुत मददगार है। कौन कौन से हैं वो काल, एक बार याद दिलाएं। पहला वीरगाथा काल या आदिकाल, लगभग 993 से 1318 ईस्वी। फिर पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, लगभग 1318 से 1643 ईस्वी। भक्ति काल, हाँ। इसके बाद उत्तर मध्यकाल यानी रीति काल, लगभग 1643 से 1843 ईस्वी। और आखिर में आधुनिक काल, 1843 ईस्वी से अब तक, जिसे गद्य काल भी कहा जाता है। भक्ति काल की बात करें तो ये नाम से ही जाहिर है कि भक्ति केंद्र में रही होगी। इसकी मुख्य धाराएं कौन सी थीं? 2 मुख्य धाराएं थीं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में वो थे जो ईश्वर को निराकार मानते थे। निराकार, हाँ। इसमें भी 2 शाखाएं हुई, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी मतलब कबीर दास, उनकी सीधी चोट करने वाली भाषा तो आज भी गूंजती है। एकदम सही। कबीर ने समाज और धर्म के ढकोसलों पर सीधी चोट की, एकेश्वरवाद की बात की, और सबसे बड़ी बात, आम आदमी की भाषा, वो सधुक्कड़ी का इस्तेमाल किया। ये उस दौर के लिए एक तरह की क्रांति थी। बिल्कुल। और दूसरी धारा प्रेमाश्रय, हाँ, प्रेमाश्रय या सूफी धारा। इसमें मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत अवधि में लगभग 1520-40 के बीच एक मिसाल है। हाँ, कहते हैं पद्मावत में एक प्रेम कहानी के जरिए रूहानी इश्क की बात कही गई है। बिल्कुल। और सगुण धारा में ईश्वर के साकार रूप की उपासना हुई। इसमें राम भक्ति के सबसे बड़े नाम गोस्वामी तुलसीदास हैं। रामचरितमानस वाले तुलसीदास। जी हाँ, जिनका रामचरितमानस घर घर पहुंचा। उनकी खासियत थी कि उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में लिखा और समाज में समन्वय बनाने की कोशिश की। इसी तरह कृष्ण भक्ति धारा भी बहुत लोकप्रिय हुई, हालांकि स्रोत में इस पर ज्यादा विस्तार नहीं है। भक्ति काल के बाद रीति काल आया। ये कैसा दौर था? थोड़ा अलग था शायद। हाँ, काफी अलग। ये वो दौर था जब कवि अक्सर राजाओं, नवाबों के दरबार में होते थे, तो उनकी कविता पर दरबारी तहजीब का असर दिखता है। आश्रयदाताओं की तारीफ, श्रृंगार रस का बारीक वर्णन, और नायक नायिका भेद वगैरह। हाँ, खासतौर पर नायक नायिका भेद। साथ ही नीति और भक्ति की बातें भी मिलती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ श्रृंगार ही था। इस दौर के कुछ खास कवि कौन थे? केशव दास का नाम आता है, जो अलंकार यानी काव्य के गहनों पर बहुत जोर देते थे।